नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी विद्यार्थी संगीत की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम आपको इस चैनल के ऊपर में टॉप 10 का वीडियो सीरीज लेकर के आए हैं। प्रत्येक वीडियो में 10 वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसा जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो इसी प्रश्नों का श्रृंखला जारी करें। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता दें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे संगीत का टॉप 10 वाला। ठीक है, और प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, एकदम शुरू से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ नहीं पढ़े हो या तैयारी अधूरी हो तो पहले वीडियो ना समझ में आए तो धीरे धीरे दूसरे तीसरे से आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए ये अब हम लोग देखें, अब तक इसके ऊपर में काफी सारे वीडियो सीरीज आ चुके हैं और 149 नंबर प्रश्न तक हम आपको करा दिए। ठीक है, और आज के प्रश्न आपका 150 से रहने वाला है, 150 से लेकर के और 160, जैसा कि 10 प्रश्न का सीरीज है तो 160 तक देखेंगे। और आज का पहला प्रश्न रहा 150 नंबर का प्रश्न। इससे पहले के सारे क्लास जो है वो टॉप 10 वाला बना कर करके और प्लेलिस्ट में ऐड है, आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर करके बाकी सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग बताना है आप लोगों को कि बीडी जोग जो है वो किस वाद्य यंत्र के वादक है। क्या बजाते थे बीडी जोग? तबला बजाते थे या वीणा बजाते थे, बांसुरी बजाते थे या फिर वायलिन बजाया करते थे? फटाफट से आप लोग बताएंगे कि कौन से वाद्य यंत्र ये बजाया करते थे। तो बिल्कुल सही जवाब बता दे, ये वायलिन बजाते थे। बीडी जोग जो है वो क्या बजाते थे? वायलिन। तो यदि डी उत्तर आप चूज किए हैं तो समझिए 1 अंक और आपका सही हो गया। अगले प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न ये है, सितार वाद्य यंत्र में तरब के तारों को लगाने का क्या उद्देश्य था? सितार वादन करने के दौरान उसमें जो तरब के तार लगाए जाते हैं तो वो तरब के तार लगाने का क्या उद्देश्य है? स्वर की आंच को घटाना या स्वर की आंच को बढ़ाना या फिर स्वर की आंच को ऊंचा करना या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि सितार वाद्य यंत्र में जो तरब के तार लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो स्वर है ना उसकी जो आंच है वो बढ़ सके। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर में देखे। अगला प्रश्न है, भाई नाना साहब किस वाद्य यंत्र के वादक थे? बताने हैं आपको कि नाना साहब जो हैं वो कौन से वाद्य यंत्र के वादक है? तबला के, मृदंग के, घटकम के या फिर आपके पखावज के? फटाफट से बताएंगे। तो जिसके से काट कर करके और 2 टुकड़े करके तबले का निर्माण हुआ है, बताएंगे क्या है उसका नाम? तो उसका नाम पखावज है। पखावज से ही माना जाता है ऐसा कि पखावज से ही इसके 2 टुकड़े करके और तबले के निर्माण किए गए हैं। ठीक है, तो जैसे उत्तर भारत में पखावज चलते हैं उसी तरह से दक्षिण भारत में मृदंगम चलते हैं। सारी जानकारी आपको रखना है। तो पखावज वादक हैं आपके नाना साहब। नाना साहब क्लियर। चलिए 152 का यहाँ डी उत्तर यदि आप चूज किए थे तो बिल्कुल सही है। और ये रहा आपके सामने 153 नंबर सवाल। सवाल ये है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। पंडित कंठे महाराज का शिष्य व पुत्र संबंध किस संगीतज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है? पंडित कंठे महाराज के शिष्य भी है और उनके पुत्र भी है, उनका संबंध किस संगीतज्ञ से जुड़े हुए है? शामता प्रसाद जी से, किशन महाराज से, वैरव मिश्र से या फिर शुभ महाराज से? फटाफट से बताएंगे कौन से उत्तर सही हो जाएंगे। तो पंडित कंठे महाराज के शिष्य और पुत्रों की अगर संबंध की बात कर ले तो वो हो जाएंगे आपके पंडित किशन महाराज जी। ठीक है, पंडित किशन महाराज कौन से घराने से संबंधित है? कोई बता सकते हैं कौन घराने से संबंधित है? बहुत अच्छे तबला वादक है किशन महाराज जी। ठीक है, और कौन बताएंगे कि कौन से घराने से संबंधित है? 153 के बी ऑप्शन यहाँ पे अभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल कमेंट करके जो जानते हैं बताएंगे कि पंडित किशन महाराज जो है उनका संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से है या कहां से है? आपको कमेंट करके बताने। ठीक है, चलिए 154 नंबर सवाल। आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में कुल कितने ग्रामों का वर्णन किए?
आप ग्राम के बारे में पढ़े होंगे जनरली कि 3 ग्राम होते हैं, और 3 ग्राम कौन कौन से होते हैं। तो एक आपका षड्ज ग्राम आप पढ़े होंगे, षड्ज ग्राम के अलावे जो होगा वो आप मध्यम ग्राम पढ़े होंगे, ठीक है, और मध्यम ग्राम के अलावे गंधार ग्राम, ऐसे आप ग्राम पढ़े होंगे। तो आपको बताने हैं कि आचार्य भरत जी जो थे, जिन्होंने एक किताब लिखे है नाट्य शास्त्र, जिसको नाट्य वेद या गांधर्व वेद भी कहते हैं, ठीक है, इसमें कुल कितने ग्रामों का वर्णन किए, मात्र 3, मात्र 4, मात्र 2 या फिर मात्र 5। तो आप सबको ध्यान रखना है कि भरत ने केवल 2 ही ग्राम का उल्लेख किए हैं, और तीसरा ग्राम जो कि गंधर्व ग्राम था, इस गंधर्व ग्राम के विषय में भरत ने ये लिखे कि भाई गंधर्व ग्राम जो है वो गंधर्वों के साथ ही विलुप्त हो गया, ये स्वर्गवास हो गया, ठीक है। तो इन्होंने केवल 2 ही ग्राम की चर्चा की है, एक षड्ज और एक मध्यम, और दोनों ग्राम से आप सब जानते हो कि 18 जातियों का उल्लेख इन्होंने किए थे, ठीक है। तो सारी बातें ध्यान रखेंगे। यदि 154 का सी उत्तर आप चूज किए तो बिल्कुल सही है आपका प्रश्न का उत्तर। चल 155 नंबर सवाल देखिए, ऋषभ तथा धैवत स्वर में कुल कितने श्रुतियां प्राप्त होती है। ऋषभ यानी आप सब जानते हो रे को कहते हैं ऋषभ, ठीक है, और ध को कहते हैं, धैवत को कहते हैं ध। दरअसल ये रे और ध जो है ये शॉर्ट नाम है, पहले रे और ध न होकर के सारे गामा पधनी ऐसे न होकर के संक्षिप्त में पहले उसी तरह के नाम होते थे, जिसे षड्ज कहते थे, ऋषभ कहते थे, गंधार कहते थे, दैवत कहते हैं, मध्यम, समझ रहे बात ना। तो ये पहले का पुराना नाम यही है, बाद में इसको संक्षिप्त किया गया, किनके समय में किया गया ये भी आगे के प्रश्नों के माध्यम से आपको बताएंगे। तो ये रे और ध में कुल कितनी श्रुतियां है, तो रे की भी 3 श्रुतियां होती है और ध के भी 3 श्रुतियां, तो दोनों से प्राप्त श्रुतियां ही आपसे पूछा जाएगा। तो कई लोग 3 नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा। रे की 3 श्रुतियां, ध की 3 श्रुतियां, तो दोनों की श्रुतियां मिला के कुल जो प्राप्त श्रुतियां होगी वो 6 होगा। तो यदि आप सी उत्तर चूज किए हैं तो काफी अच्छा है, ठीक है। चलिए 155, अब हम बढ़ते हैं 156 नंबर सवालों के तरफ में। ये रहा आपके सामने 156 नंबर सवाल पंडित सियाराम तिवारी जी से। चलिए ये तिवारी जी से प्रश्न है, पंडित सियाराम तिवारी किस गायन विधा के लिए प्रसिद्ध है। फटाफट से बताएंगे कि पंडित सियाराम तिवारी जो है वो कौन से गायन विधा के लिए जाने जाते हैं, चैती, कजरी, ख्याल या फिर ध्रुपद, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब, पंडित सियाराम तिवारी जो है वो ध्रुपद गायन के लिए जाने जाते हैं। ये दरअसल पंडित सियाराम तिवारी की बात कर ले तो आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान ले, ये दरभंगा घराने से संबंधित है, ठीक है। दरभंगा घराना दरअसल इसी घराने का नाम आमता घराना भी है, और इस घराने के प्रसिद्ध गायक है। कहते हैं इस घराने के यशस्वी गायकों में बात कर ले जो काफी फेमस गायक है, उसमें छितिपाल मल्लिक का नाम आता है, उसमें राजीत राम मल्लिक का नाम आता है, जैसे राम चतुर मल्लिक वगैरह हो गए। उसी तरह से एक नाम पंडित सियाराम तिवारी का भी आता है, ठीक है। दरभंगा घराने के गायक है, ध्रुपद गाते हैं। दरअसल इधर दरभंगा घराने में ध्रुपद मल्लिक काफी सारे आपको मिलेंगे जो ध्रुपद गाने में पूरे महारथी हासिल किए हुए, ठीक है। चलिए अगला ये स्वरावली से प्रश्न है, ठीक है। राग के स्वर आपके सामने दिए गए हैं और स्वर से ही मन में अपना गुनगुना के पकड़ना है कि ये कौन से राग का स्वर दिया गया है, ठीक है। स्वर है आपका सारे म प ध सा और ध म रे प ध म रे सारे ध सा, किस राग का स्वर है, फटाफट से बताएंगे। आप मन में गुनगुनाएंगे तो अगर कुछ राग अगर आप बजाए हैं तो बातें आ जाएंगे कि कौन से राग का है। जैसे है यहाँ पे सारे 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 म प ध सा, अब गुनगुनाइएगा तो आपको धरा जाएगा, ठीक है ना। आप वो सुने होंगे, जय जय दुर्गे मतु भवानी, ऐसे करके आता है, ये दुर्गा का है, ठीक है। और नहीं भी आता है तो आपको याद होगा कि दुर्गा में बात कर ले तो 5-5 स्वर लगते हैं, दुर्गा में 5-5 स्वर ही लगते हैं, और इसमें ग और नि वर्जित स्वर होते हैं, ये प्रयोग नहीं होते। वर्जित का मतलब जो प्रयोग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसमें ग और नि प्रयोग नहीं होते हैं। तो सारे म, ठीक है, यहाँ पे ग प्रयोग नहीं हुआ है, देखिए सारे ग नहीं है, ठीक है। फिर म प्रयोग में है, प है और ध है, नि प्रयोग में नहीं है। तो ग और नि यहाँ स्वर वर्जित होते हैं,
ठीक है। तो आरोह में भी 5 स्वर और अवरोह में भी 5 स्वर लगते हैं दुर्गा में। तो ये आपके डी उत्तर सही है। चलिए, गाने में थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, आप माफ कर दीजिएगा, ठीक है। उतने बढ़िया से हम लोग अभ्यास नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन आपको सही जानकारी दे, इधर उधर भी ना गड़बड़ कर दे, इसलिए थोड़ा सा इसे ही ट्राई किए, ठीक है। चलिए, बाकी कोई गायक वायक नहीं। हम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के सितार के गुरु कौन थे? फटाफट से बताएंगे। विष्णु नारायण भातखंडे जी का नाम तो सुने होंगे संगीत विषय में, तो इनके सितार के गुरु कौन? अलग अलग है, गायन के अलग गुरु है, सितार के अलग गुरु है, तो आपको गायन के गुरु का नाम इनका बताना है, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया है, सेठ वल्लभ दास है, विलायत खान है, या फिर पंडित रविशंकर है? फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ सही जवाब आपका हो जाएगा भाई, गायन के सितार के गुरु जो है, सितार किनसे सीखे थे? तो सितार सीखे थे सेठ वल्लभ दास जी से, बी उत्तर सही। आप पढ़े उनके बारे में। गायन किससे सीखे थे? तो गुरु राव बुआ से। और किनसे गायन सीखे थे? तो गायन और ग्वालियर के पंडित एक नाथ जी से सीखे थे। फिर रामपुर के कस्बे अली खां, उस्ताद अली खां जी से, जयपुर के मोहम्मद अली से, इन सभी से इन्होंने गायन सीखे थे। और सितार किनसे सीखे थे? तो सेठ वल्लभ दास जी से सितार सीखे थे, ठीक है। और सबका बांसुरी हो, सितार हो, गायन हो, सबका अच्छा खासा अभ्यास किए। चलिए, अगला प्रश्न है, वंदे मातरम मूल रूप से किस राग में गाया जाता है? वंदे मातरम तो सुने ही होंगे आप लोग। अब बताइए, वंदे मातरम मूल रूप से किस राग में गाया जाता है? दुर्गा में, भोपाली में, देशकार में, या फिर देश में? तो यहाँ सही जवाब आपको बता दे, यदि आप डी उत्तर चूज किए तो बिल्कुल सही है। ये देश में आपका वंदे मातरम जो राग है, ये आपका देश से संबंधित है, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न रहा 160 नंबर प्रश्न, सबको सही करना है, फटाफट से बताएंगे। टप्पा गायकी के साथ कौन सी ताल बजती है? टप्पा गायकी के दौरान कौन सी ताले जो है वो बजती है? 3 ताल, 4 ताल, 1 ताल, या फिर पंजाबी ताल? फटाफट से बताएंगे। तो टप्पा की ताले पंजाबी ताल टप्पा की ताल है, ठीक है। तो डी उत्तर चूज किए तो एकदम सही है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन के श्रृंखला बढ़ाते हुए हम प्रश्न संख्या 160 के पास आ चुके हैं, और अगले दिन फिर 10 क्वेश्चन देखेंगे 170 तक। ऐसे ही धीरे धीरे जो है हमारी गाड़ी बढ़ती रहेगी, और आपके एग्जाम तक काफी सारे प्रश्न हम करा चुके होंगे। तो जो लोग वीडियो के बाद में आए हैं, बाद से देखे हैं, कुछ वीडियो से देख रहे हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका पूरा का पूरा म्यूजिक का लिंक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी बैठ करके घर आराम से करें, ठीक है, तो जो पीडीएफ म्यूजिक का लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मात्र 99 रुपया की राशि में आपको 1000 जो है वो आपको म्यूजिक का सीरीज दिए जाएंगे, ऐसे ही 4 ऑप्शन वाले, और आपका खूब अच्छे तरीके से दोनों तरफ पेज में निकल आएंगे, माइक्रो करके सेट बन जाएगा आपका। 20-30 रुपया और खर्चा होगा आपका, और फोटो कॉपी की दुकान पे काफी अच्छा सेट निकल के आ जाएगा 1000 प्रश्न का। उसी प्रश्न में से आप 12th का दीजिए, स्टेट का दीजिए, बीपीएससी का दीजिए, सारे के सारे अच्छे खासे प्रश्न वहीं से हूबहू मेल खाएंगे ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो आप पीडीएफ कैसे ले सकते हैं? तो पीडीएफ के लिए मेरा नंबर नोट करिए, लिखिए 8825 और 37 और फिर 6551। ये मेरा कॉल या व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे संपर्क करके ले सकते हैं। जो लोग बीपीएससी या स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो 1500 क्वेश्चन ले सकते हैं। उनके लिए 1500 जो क्वेश्चन देंगे 1500 प्लस ही रहेगा। तो उसमें क्या है ना कि उसमें म्यूजिक के साथ साथ जो है वो आपका जो जीके जीएस का पोर्शन आता है, ठीक है। तो जीके जीएस के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन साथ में ही रहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन म्यूजिक लगाएंगे तो उसके जस्ट नीचे जीके आएगा, फिर म्यूजिक आएगा, फिर जीके आएगा। तो उनको कहीं क्या है ना कि भटकने की जरूरत नहीं। 80 नंबर का म्यूजिक बीपीएससी वाले को हो जाएगा, और 40 नंबर में आपका जो है सब कुछ आता है, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब सारा कुछ है। तो उसमें तो 80 नंबर तो हो ही गया आपका। प्लस में इसमें मान के चलिए कि 40 में से 20 की तैयारी आपको काम भर 20-25 के आसपास में इसका भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। बाकी आपको बच जाएंगे मैथ है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, ये सब नहीं रहेंगे, तो ये सब अलग से आपको करना पड़ेगा। यानी आपका कम से कम तो 100 अंक की तैयारी आपको 120 नंबर में यही से हो जाएगा।
और आप सब जानते हो कि ये 100 में अगर 100 अंक की तैयारी में अगर आप 80 भी ले आते हैं, लगभग 80 पार कर देते हैं, तो आप नौकरी में एक सीट फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एक सीट तो फिक्स है और उधर जो 20 तुक्का लगाएंगे उसमें से 4-5 तो आराम से सही हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।